एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विथ हम लोग क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ लिया, देख लिया कि जीन सीक्वेंसेस क्या होते हैं, बेस पेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो भी आप लोगों ने पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है, ये बायोलॉजिकल साइंस में, बायोलॉजी में एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसे एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें जितने देश की बड़े बड़े देश हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट किए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और लगभग 13 साल ये प्रोजेक्ट चला था, और 13 साल प्रोजेक्ट चलने के बाद जाके एक कंक्लूजन आया था कि एक ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस के बारे में स्टडी की गई थी। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है। ह्यूमन जीनोम का अर्थ होता है कि हमारे बॉडी में जो जीन सीक्वेंस पाया जाता है, या डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, या बेस सीक्वेंसेस कह लीजिए जो पाया जाता है, या क्रोमोसोम्स जो पाया जाता है, उसमें डीएनए की क्या सीक्वेंसिंग होती है और कितनी होती है, मतलब कितने जीन सीक्वेंस हमारे बॉडी में हैं, ये पूरा कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? ह्यूमन जीनोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ह्यूमन जीनोम। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ह्यूमन जीनोम। तो हमारा डीएनए जो सीक्वेंस होता है बॉडी में, इस सबको कलेक्टिवली कहा जाता है किससे? ह्यूमन जीनोम के नाम से। और ये ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट था, इसकी स्टडी की गई एक टेक्निक के माध्यम से जिसको कहा जाता है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के माध्यम से इसकी स्टडी की गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली करता क्या है? ये क्या करता है कि ये जो ह्यूमन डीएनए है इसको आइसोलेट करता है और इसकी सीक्वेंसिंग करता है। इसको आइसोलेट करके क्या करेगा? इसकी सीक्वेंसिंग को करेगा। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन 1990। मतलब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को लॉन्च कर किया गया 1990। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में 1990 में सारे देश कलेक्टिवली मिलके काम किए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मतलब हम सभी लोग जो हैं, तो हमारे ह्यूमन जीनोम में कितने जीन सीक्वेंसेस हैं, अगर इसकी बात की जाए कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने जीन सीक्वेंसेस होते हैं, तो लगभग हमारे बॉडी में, हमने पिछली क्लास में बताया भी था स्टार्टिंग में, कि 10 × 10⁹ बेस पेयर इतने जीनोम होते हैं या जीन सीक्वेंस होती है, या ह्यूमन जीनोम की साइज यही है, साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम की साइज कितनी है? 3 × 10⁹ बेस पेयर। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, इसमें क्या हुआ कि 3
$3 पर बेस पेयर की लागत से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला। ठीक है, मतलब कि एक बेस पेयर के प्रोजेक्ट को असाइन करने में, बनाने में, उसकी सीक्वेंसिंग करने में, उसको आइसोलेट करके बेस पेयर की स्टडी करने में $3 खर्च हुआ। ये एक अप्रॉक्सीमेट डाटा है, मतलब हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 9 बिलियन, कितने, $9 बिलियन खर्च किए गए। किसमें? इस ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट की स्टडी, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। कि एक ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट की स्टडी में लगभग $9 बिलियन खर्च किया गया इसको स्टडी करने में। अगर हम बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन जीनोम होता है या जीन सीक्वेंस होते हैं, जो 3 × 10⁹ बेस पेयर के जीन सीक्वेंस होते हैं, अगर इसको एक बुक में स्टोर करने की बात की जाए, कि मतलब अगर इसको एक बुक में टाइप्ड कर दिया जाए या स्टोर्ड कर दिया जाए, और वो जो बुक हो, उस बुक के पर पेजेस में क्या किया जाए? 1000 लेटर्स हो। कितने लेटर? पर पेज में 1000 लेटर्स, और उस बुक की साइज कितनी हो? 1000 पेजेस पर बुक। मतलब एक बुक अगर बनाई जाए टाइप करके या स्टोर करके, किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, और पर पेज में 1000 लेटर हो, और उस बुक की साइज कितनी हो? 1000 पेजेस पर बुक। मतलब एक बुक की साइज 1000 पेज की अगर, तो लगभग ऐसे 3300 बुक की आवश्यकता होगी। कितने? 3300 बुक्स, 3300 ऐसे बुक की आवश्यकता होगी एक सिंगल ह्यूमन सेल के जीनोम को टाइप करने में या स्टोर करने में। फॉर सिंगल ह्यूमन सेल। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इतना लंबा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बहुत सारी स्टडी की जाती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब समझ लीजिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक पेज में 1000 लेटर्स लिखे जाए और एक बुक में 1000 पेजेस हो, तो लगभग 3300 ऐसे बुक की आवश्यकता होगी एक ह्यूमन सेल के स्टोर करने में या क्वांटिफाई करने में, उसको दर्शाने में, उस बुक में टाइप करने में, स्टोर करने में। ठीक है। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जिस बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हम जिस नाम से जानते हैं, वो ब्रांच कहलाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। वो ब्रांच क्या कहलाता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। या ह्यूमन जीन के बारे में हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो कहलाता है क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल जीन्स ऑफ ह्यूमन। मतलब इंफॉर्मेशन की स्टडी हम जिसमें करते हैं, जीन सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। अब हम आते हैं गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या एम था, इसको हम क्या कह सकते हैं? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके,
तो आइए हम देखते हैं कि गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पीछे क्या गोल था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पीछे क्या गोल था, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट गोल ये हैं। जैसे सबसे पहला गोल क्या था कि आइडेंटिफाई अप्रॉक्सीमेटली ऑल जीन सीक्वेंसेस इन ह्यूमन डीएनए। ठीक, पहला गोल क्या था कि आइडेंटिफाई all the genes in human DNA। ये लगभग कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000। 20,000 to 25,000 genes in human DNA। पहला एम इसका क्या हो गया कि उन सभी जीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी उपयोगिता होती है। दूसरा होता है कि जितने इसमें क्या है, बेस पेयर, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट मेक ह्यूमन डीएनए। मतलब कि सारे बेस पेयर्स को डिटरमाइन किया जाए जो डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, determine the sequences of base pair that make up human DNA। base pair that make up human DNA। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम कि आइडेंटिफाई किया जाता है उन सभी जीन्स को जो ह्यूमन डीएनए में होते हैं। दूसरा काम कि जितने भी वो जीन सीक्वेंसेस थे उनके बेस पेयर कैसे हैं या किस सीक्वेंस में उनके बेस पेयर हैं, उनको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तीसरा उनको स्टोर करके डिटरमाइन कर लिए हैं। तो तीसरा क्या होगा, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। Store this information in database। अब जितने ये इंफॉर्मेशन थे इसको डाटाबेस के रूप में क्या किया, हमने स्टोर कर दिया। ठीक, अब जब इनको डाटाबेस के रूप में हम स्टोर कर लिए तो इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, मतलब अब इसकी डाटा की एनालिसिस की जाएगी। अब इस डाटा के एनालिसिस के लिए क्या किया जाएगा, टूल्स को इंप्रूव किया जाएगा। अब पांचवा जो इसका फीचर होगा कि अब ये जो डाटाबेस जिसको हमने स्टडी कर लिया या जिसकी एनालिसिस कर लिया, अब इसको कहां तक किया जाए, इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर कर दिया जाए। कौन सी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंडस्ट्रीज में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए इसकी फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज।
जितने भी हम टूल्स थे डाटा एनालिसिस के लिए यूज किए, अब इनको क्या किया गया कि इनकी फर्दर एनालिसिस के लिए इंडस्ट्रीज में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सभी जीन को जो ह्यूमन डीएनए में है, फिर उनको डिटरमाइन करते हैं कि वो किस बेस पेयर से बने हैं या उनका बेस पेयर कैसा होगा, फिर उनको इनके डाटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, फिर इसकी डाटा की एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस के बाद उसको इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो पांचवा इसका मेन गोल होता है कि इसके पीछे क्या लीगल एस्पेक्ट्स है, मतलब ये हमारे लिए सही है या गलत है, मतलब हम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, इसी को ELSI, इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज के नाम से भी जानते हैं, दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि अब इसके इथिकल या लीगल या सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में जानते हैं, कि मतलब ये करना सही है या गलत है, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हमने बताया कि ये पूरा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसके एक बार की स्टडी, मतलब इसको एक बार स्टडी करने में लगभग 13 साल लग गया। एक बार की स्टडी में 13 ईयर का प्रोजेक्ट था ये, 13 साल में ये पूरा होता है। मतलब कब शुरू हुआ था? 1990 में, लगभग 2003 में पहला ह्यूमन जीनोम की स्टडी हो पाई। 13 साल का पूरा समय लगता है इसको स्टडी करने में, लगभग 13 साल लगता है। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, 2003 में पहला जीनोम स्टडी करके आता है, और इसकी स्टडी की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? यूएस डिपार्टमेंट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसकी जिम्मेदारी दी जाती है इनको कि आप इस पे काम करेंगे और काम करके इसको देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यूके एक मेजर पार्ट होता है इसका, वेलकम ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम मेजर पार्ट। वेलकम ट्रस्ट है कहाँ? यूके में, ये भी एक मेजर पार्ट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और भी देश टेक पार्ट करते हैं, जैसे आपका जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, और अदर देश। ये सारे देश मिलकर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैंने बताया कब कंप्लीट होता है? पहली बार 2003। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली होता क्या है?
क्यों इतने देश इस पर मिलकर काम करना चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि अगर ह्यूमन जीनोम के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी तो ह्यूमन जीन के अंदर होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी डिजीजेज हैं, जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी स्टडी करना आसान हो जाएगा, उस पर हम आसानी से काम कर सकेंगे। मतलब कि डीएनए के वेरिएशन का क्या इफेक्ट होता है? डीएनए वेरिएशंस की स्टडी की जा सकती है आसानी से। कुछ नए वेज आ जाएंगे डायग्नोज करने के। मतलब डिजीज को डायग्नोज करने के नए तरीके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको ह्यूमन जीन के बारे में मालूम हो गया, बेस सीक्वेंस के बारे में मालूम हो गया है। इसके साथ ही साथ इनकी ट्रीटमेंट के भी नए नए मेथड हम इजाद कर सकते हैं, इनको ट्रीट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिनको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट 1000 ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब हजारों ऐसी बीमारियां या डिसऑर्डर जो ह्यूमन बॉडी में होता है, अगर जीनोम प्रोजेक्ट को हम जान गए हैं तो आसानी से उस पर स्टडी की जा सकती है। इससे जो हमको लाभ होगा, एक तरीके से जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ना। इससे क्या होगा? सॉल्विंग द चैलेंज, सॉल्विंग चैलेंजेस कौन कौन से? हेल्थ केयर का, एग्रीकल्चर का, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रिमेडिएशन, इन सभी के बारे में आसानी से स्टडी किया जा सकता है। ये जो ह्यूमन प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें ह्यूमन बॉडी के अलावा भी कई सारी चीजों पे स्टडी की गई थी। कई सारे जीन सीक्वेंसेस के बारे में स्टडी किया गया था। ह्यूमन बॉडी के अलावा भी कई सारे बॉडी पे स्टडी की गई, जैसे आपका बैक्टीरिया हुआ। ह्यूमन बॉडी के अलावा बैक्टीरिया, ईस्ट, बैक्टीरिया की स्टडी की गई, ईस्ट की गई, ड्रोसोफिला का किया गया, प्लांट्स का किया गया। प्लांट्स में जैसे आप व्हीट प्लांट हुआ, मेज का हुआ, राइस का हुआ, इन सब पे भी जीनोम प्रोजेक्ट कार्य किया, जीनोम प्रोजेक्ट का कार्य हुआ। अब इसमें जो मेन मेथोडोलॉजी होता है, मतलब इसका क्या मेथड होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होती है। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये PCSIS का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, कौन कौन से देश इसमें टेक पार्ट किए, कितना समय लगा, किन लोगों ने मिलकर इस पर स्टडी की, इससे क्या बेनिफिट है हमको। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वहां का पार्ट है।
हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं इसमें कि क्या मेथोडोलॉजी एक्चुअली होती है। जैसे ये हो गया क्या आपका ह्यूमन बॉडी। इस ह्यूमन बॉडी से हम क्या करेंगे, सेल्स को निकालेंगे। हमारा जो सेल ना यूकैरियोटिक कोशिका होगी, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। ह्यूमन बॉडी से हम क्या किए, सेल को निकाले। इस सेल से अब हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को निकालेंगे। और इस क्रोमोसोम से क्या होगा, आपका डीएनए मॉलिक्यूल निकलेगा, उसको आइसोलेट किया जाएगा। इस डीएनए मॉलिक्यूल के इंफॉर्मेशन को हम क्या किए कि अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में इसके डेटाबेस को हमने फीड कर दिया। इस तरीके से इस डेटाबेस को हमने अपने सिस्टम में फीड कर दिया, इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया। तो ये मेथोडोलॉजी होती है कि ह्यूमन बॉडी से सेल, सेल से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से उसके डेटाबेस को हम क्या किए, अपने कंप्यूटर में फीड कर लिए, इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया गया। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, इसको फीड करने के लिए। तो एक्चुअली इसके लिए आर्टिफिशियली हमको जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आप लोग पिछले क्लास में शायद पढ़े होंगे या आगे की क्लास में भी पढ़ोगे, इसके बाद जब आएगा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, ये कैसे होता है। तो इस टेक्नोलॉजी में दो मेजर मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स यूज होते हैं, दो मेजर अप्रोचेज होते हैं जिसको यूज किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट अप्रोच है। पहला अप्रोच अगर बात किया जाए तो वो क्या होगा, आइडेंटिफाई द जीन आर एक्सप्रेस्ड आर। पहला अप्रोच क्या होगा कि हम जीन को आइडेंटिफाई करें। आरएनए में जो एक्सप्रेसिव जीन सीक्वेंसेस है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ईएसटी मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो पहला अप्रोच तो यही हुआ कि इसको हम आइडेंटिफाई कर लें। दूसरा क्या हुआ कि ये जो जीन सीक्वेंस को हमने आइडेंटिफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच में क्या करते हैं हम कि ये जो एक्सप्रेसिव जीन सीक्वेंसेस थे, अब इनको क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सिंप्लीफाई सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीन। जो पूरा जीन सीक्वेंस को हमने आइडेंटिफाई किया था, अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। और जब उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो उसके सीक्वेंस और उसके फंक्शन को हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट रीजन का क्या सीक्वेंस है और उनका क्या फंक्शन है, उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है क्या, सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब हम उनको आइडेंटिफाई किए सीक्वेंस को और उसको अब स्टडी कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस एनोटेशन। इस चीज को कहा जाता है क्या, सीक्वेंस एनोटेशन।
एक्चुअली सीक्वेंस एनोटेशन में होता क्या है कि जो डीएनए आइसोलेट किया जाता है, जो भी डीएनए आइसोलेट किया गया, इस डीएनए को क्या किया जाए, स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, डीएनए जो आइसोलेट किया था, यहां पे हम लिख सकते हैं ना कि आइसोलेटेड डीएनए, इस आइसोलेटेड डीएनए को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर दिया जाए, यही कहलाता है क्या, सीक्वेंस एनोटेशन। और क्या किया जाता है कि जैसे ये डीएनए है, इसको आइसोलेट किया और आइसोलेट करके स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर दिए, तो इसके लिए एक हमको होस्ट की जरूरत पड़ती है। उस होस्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन सीक्वेंस होता है, जिसकी सहायता से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के कई सारे चेंजेस लाते हैं। तो इस वेक्टर की जरूरत पड़ती है इस चेंजेस में। ठीक है, और ज्यादातर कॉमनली जो यूज किए जाते हैं वेक्टर, वो या तो बैक्टीरिया होते हैं और या तो यीस्ट होते हैं। जो इस प्रोसेस में कॉमनली यूज्ड वेक्टर होते हैं, वो क्या होंगे, या तो बैक्टीरिया होंगे या तो यीस्ट होंगे। कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो होंगे वो या तो बैक्टीरिया या तो यीस्ट होंगे। जैसे अगर बैक्टीरिया हुआ तो उसको क्या कहेंगे, BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, और अगर वो क्या हुआ, यीस्ट हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जिसके माध्यम से इसको सीक्वेंस की एनालिसिस किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। मतलब जिस टूल्स में, जो टूल यूज किया जाता है इसके लिए, वो क्या कहलाता है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। इस टूल के माध्यम से क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल जीनोम सीक्वेंस को बनाया जाता है या जीन सीक्वेंस की सीक्वेंसेस की स्टडी की जाती है। और ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर होता है, ये फ्रेडरिक सैंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं की मेथोडोलॉजी, उन्हीं की टेक्निक, उन्हीं के प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्रेडरिक सैंगर। ये सैंगर या इन्हीं को फ्रेडरिक सैंगर भी कहते हैं। फ्रेडरिक सैंगर के ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर पे ये काम करता है। ये वही सैंगर साहब हैं जिन्होंने अमीनो एसिड की स्टडी की, अमीनो एसिड जीन सीक्वेंस को स्टडी किया। किसमें, प्रोटीन में अमीनो एसिड जीन सीक्वेंसेस की स्टडी इन्हीं के ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर के माध्यम से किया गया था। अब जब इतनी पूरी स्टडी हो जाती है तो क्या किया जाता है कि पूरी स्टडी का जो मेन फंडा है वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम एक डेवलप किया जाता है इसके लिए। ठीक है, इस पूरे स्टडी के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया जाता है। पूरा इस कार्य को करने में लगभग 2006 में एक मेथड आया था
या एक कंप्लीट जीन सीक्वेंस के पूरे प्रोसेस पे स्टडी की गई थी। कब? लगभग 2006 में ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट हुआ। पूरा इस कार्य को करने में 2006 में जाके एक कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट हुआ। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब हम क्या करें, इसको कंप्यूटर में डाटाबेस को हम ले लेते हैं, तो अब इसकी जेनेटिक मैपिंग या फिजिकल मैपिंग की जाती है। जेनेटिक और फिजिकल मैप की जाती है। और इसकी स्टडी के लिए क्या किया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इन सब की सहायता से हम इनकी मैपिंग को करते हैं। और इस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? माइक्रोसैटेलाइट। उसमें रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस भी हो सकते हैं, जिस जीनोम सीक्वेंस के आप स्टडी कर रहे हो। तो इस पॉलीमॉर्फिक स्टडी को हम फर्दर अगली क्लास में पढ़ेंगे। कहां? जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम जानेंगे कि इनका क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसके बारे में जानेंगे। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कुछ फीचर्स हैं, मतलब किसके लिए हम ये काम करते हैं, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, फिर इनका एप्लीकेशन क्या है, फ्यूचर में इसके क्या चैलेंजेस हैं, इनकी स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बड़ी लंबी हो रही है। तो इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं या इसके पीछे जो एम है, इसका जो फीचर है, इसका एप्लीकेशन क्या है और चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस, इसकी स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इतना है, इसको आप थोड़ा सा स्लोली पढ़िएगा, 2-3 बार रिपीट करके पढ़िएगा तो शायद आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए, एनसीईआरटी से ही हम सारे क्लास को लेते हैं। एनसीईआरटी के हर एक लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी क्लास को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर अच्छी क्लास लगती है। आप सभी क्या हम अपेक्षित हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।